जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के प्यारे बच्चों 35 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 5 फरवरी के फाइनल एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग का जियोग्राफी का एग्जाम 5 फरवरी को हो प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़िए और इन 35 प्रश्न को आप पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि 35 में 35 क्वेश्चन आप वहां पे सही करोगे, बिल्कुल सही सही। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से इन 35 क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके परीक्षा में बच्चों यही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। और देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए बताएंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे एक है जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन हो जाएंगे। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक रेटजेल है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रेटजेल होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है 3 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, मानव बुद्धिमत्ता हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है 4 नंबर। क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। चलिए बताइएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है ये उत्तरदायी हो जाएंगे किसके लिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, प्रवास के लिए है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा जलवायु। ऑप्शन डी सही जवाब है, जलवायु होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। बताइए कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो 2011 की डाटा के अनुसार आपको बताए हैं कि अभी पहले नंबर पर चीन ही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार देखा जाए तो भारत तो आ चुका है, लेकिन अभी जनगणना तो हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी कीजिएगा, चीन ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। बताइएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है। तो 11 जुलाई को लगाएंगे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में निम्नतम जन्म दर जो है ना पाई जाती है। चलिए बच्चों आंसर लगाओ, अच्छे से इन प्रश्न को एक बार पढ़ के जाइए अपने पेपर में। 5 फरवरी को यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्नांकित में से किस देश में निम्नतम जन्म दर पाई जाती है, आप बताओगे जर्मनी में, ठीक है, ऑप्शन सी है। आगे देखिए, प्रश्न है कि डॉक्टर महबूब उल हक जो ये मूल निवासी थे। पाकिस्तान पढ़े हो आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान के थे, ऑप्शन बी है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूरोपीय द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया है। तो यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया है, आप बताओगे रोपण कृषि का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, रोपण कृषि का होगा। आगे देखोगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति जो ये शुरू हुई थी। बताएंगे भारत में हरित क्रांति कब शुरू होती है। 1960 के दशक, याद रखना, भारत में हरित क्रांति शुरू होती है 1960 के दशक में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि रबी की फसल पैदा होती है। बताइएगा आप सभी लोग, रबी की फसल जो है ये पैदा होती है। तो रबी की फसल शीत ऋतु में पैदा होती है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रेशेदार फसल नहीं है। यहां पर बताना है कौन है जो कि एक रेशेदार फसल नहीं है। तो कॉफी जो ये आपका रेशेदार फसल नहीं है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखना है, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है।
चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आप बताएंगे सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, चीन होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका है रबर किस प्रकार की कृषि का यहाँ पे उपज है। चलिए बताइएगा रबर किस प्रकार की कृषि का उपज होगा। तो याद रखिएगा रबर हो जाएंगे रोपण कृषि का उपज, ऑप्शन ए सही जवाब है, रोपण कृषि होगा। अगला प्रश्न देखिए फूलों की कृषि कहलाती है। चलिए आंसर लगाइए, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। फ्लोरिकल्चर बोलिए, पुष्प उत्पादन बोलिए, इसको ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरिकल्चर है तो ऑप्शन डी कीजिएगा, फ्लोरिकल्चर होगा। अगर फ्लोरिकल्चर की जगह आपको पुष्प उत्पादन दिया जाए और फ्लोरिकल्चर ना रहे तो पुष्प उत्पादन याद रखना। ठीक है, प्रश्न देखे हैं, पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो रूर कोयला क्षेत्र जो है ये आपके जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, जर्मनी में स्थित है। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। बताइएगा गहन निर्वाह कृषि जो ये प्रचलित हो जाएंगे। तो गहन निर्वाह कृषि जो ये प्रचलित है आपके चीन में, ऑप्शन बी सही जवाब है, चीन में होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। तो बागाती कृषि यहाँ पे आपका मक्का नहीं होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, मक्का नहीं होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ जो है ना उपयोग होता है। चलिए बताएंगे चॉकलेट में कौन सा पदार्थ जो कि उपयोग होता है। तो चॉकलेट में कोको आप लोग पढ़े हो, कोको उपयोग होता है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, कोको होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि टोयोटा कंपनी किस देश की कंपनी है। तो टोयोटा कंपनी जो है ये आपके जापान की कंपनी है, ऑप्शन बी सही जवाब है, जापान की होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। चलिए बताइए विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है कौन सा होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, पर्यटन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, पर्यटन होगा। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। चलिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। तो बायां स्रोतन जो ये आपका पंचम क्रियाकलाप है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे आप सभी लोग लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध होगा। तो लोहरदगा हो जाएंगे बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन बी सही जवाब है, बॉक्साइट के लिए है। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो ये होते हैं आपके यूरोप में, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, यूरोप में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है पनावा नहर जोड़ता है पनावा नहर को। तो पनावा नहर जोड़ता है पनावा नहर को कोलोन से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोलोन से जोड़ता है। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। चलिए बताएंगे बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तर अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये हो जाएंगे जिनेवा में, ऑप्शन डी होगा, जिनेवा में है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि निम्न यहाँ पे निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। तो निम्न व्यापार समूहों में से भारत जो किसका एक सह सदस्य है। तो साप्टा का होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, साप्टा होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि समुद्र तल से दूर स्थित स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। तो समुद्र तल से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आंतरिक पतन, ऑप्शन ए सही जवाब है, आंतरिक पतन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोम कौन व्यापार संघ समाहित करता है। तो कोम कौन व्यापार संघ समाहित करता है। तो ये करते हैं पूर्वी यूरोपीय देशों को, ऑप्शन ए सही जवाब है, पूर्वी यूरोपीय देश को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो रेखीय होता है, ऑप्शन ए होगा, रेखीय। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आप लोग बताओगे 1106 हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 5 फरवरी के एग्जाम के लिए। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लेना, नए जुड़े हो चैनल पे आप सब्सक्राइब ही कर लेना। और प्यारे बच्चों यदि आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए। नंबर है आप लोग का 962 18
834। ठीक है, इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और बोलिए किस तरह में पीडीएफ चाहिए। ठीक है, अभी प्यारे बच्चों आपको मात्र एग्जाम तक आपको 90 ही कर लिए हैं। ठीक है, 99 में ही आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है, गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, जिसको आप एक बार पढ़ के रिवीजन करके जाओगे तो अच्छा से आप लोग एग्जाम को दे पाओगे। तो एक बार लेकर आप लोग जरूर पढ़ लेना। 90 ही आप लोग का भी नोट्स का प्राइस है, आपके एग्जाम तक रहेगा। बिल्कुल आप लोग एग्जाम से पहले 10 दिन भी अगर बचा है तो आप पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे तो अभी 1 महीना है, लेकिन आप लोग पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ के ही जाना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।